नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है धमकी भाग 2 अंतिम भाग। कितने ही दिनों बाद रोहित से मुलाकात हुई थी। रोहित माँ को अपने साथ डॉक्टर के पास ले गया और उपचार प्रारंभ करवाया। बीमारी से बूढ़ा शरीर अत्यंत ही दुबला हो गया था। माँ को देख रोहित को स्मरण हो आया कैसे एक बार जब उसे निमोनिया हुआ था तो माँ 4 किलोमीटर तक पैदल ही रोहित को गोद में लेकर डॉक्टर के पास गई थी। रास्ते भर माँ की आंखों से आंसू बहते रहे। घर लौटते हुए शाम हो गई। रोहित कस्बे के एक ढाबे से खाना भी पैक करवा लाया। दोनों माँ बेटे देर रात तक बातें करते रहे। माँ चिंता व्यक्त कर रही थी कि बहू से झूठ बोलकर रोहित को उसके पास नहीं आ जाना चाहिए था। रोहित और माँ बीते समय की बातें करते रहे। आस पड़ोस के लोगों को रोहित के आने की खबर हुई तो मुँह अंधेरे से ही किसी न किसी का आना जाना शुरू हो गया। सभी सलाह देते कि अब बूढ़ी माँ को अपने साथ ही रखो। खाना बनाना और घर के काम धंधे अब इनके बूते से बाहर है की बात है। रोहित सभी की बात सुनता लेकिन अपना कोई विचार न प्रकट करता। 4 दिन बड़े हंसी खुशी बीते। रात में रोहित माँ से कहने लगा कि छुट्टी अब खत्म होने वाली है, अब और अधिक दिन रुकना संभव नहीं। माँ का मन भारी हो गया। बेबस हृदय में भावना का तूफान उमड़ने लगा। जी करता था कि बेटे को गोद में छिपा आंचल से ढक लें, किंतु सैलाव को अंदर ही जब्त कर लिया। आंसू की 2 बूंद बड़ी विद्रोही निकली, छलक ही पड़ी। हाँ, छुट्टी भी कब तक की जा सकती है? बा मुश्किल माँ के मुंह से आवाज आई। अपने कपड़े बता दो माँ, कौन से रखने हैं? रोहित ने बिना किसी लाग लपेट के पूछा। माँ कर्तव्य विमूढ़ सी रोहित को ताकने लगी। मेरे कपड़े क्यों? आप भी साथ में चलो, मैं अब यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं चलकर क्या करूंगी? मेरा मन भी ना लगेगा वहां। मन लगने में कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी गारंटी रही। माँ आरती के मन को खूब समझती थी किंतु बेटे के इस हार को टाल न सकी। सारी रात करवटें बदलते बीती, माँ की और रोहित की भी। लगभग 2 बजे थे। रोहित माँ के साथ घर पहुंच चुका था। आरती को भी खबर कर दी थी, वह आ गया। माँ का मन भीतर ही भीतर घबरा रहा था किंतु रोहित एकदम निश्चिंत और शांत था। वह अपने और माँ के खाने का इंतजाम करने में व्यस्त हो गया। डोर बेल के बजने पर रोहित दरवाजा खोलने आया और सामने खड़ी आरती का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आरती बैग लेकर बड़ी खुशी से कुछ बातें करते हुए अंदर आ रही थी कि ड्राइंग रूम के बराबर वाले कमरे में नजर पड़ते ही उसके पैर जैसे थम गए और गुस्से से थरथराने लगी। माँ का हृदय आने वाले तूफान के संकेत समझ रहा था। वह और अधिक सिकुड़ कर बैठ गई। आरती पैर पटकती हुई रोहित के पीछे गई। रोहित, तुम कहाँ गए थे और ये सब क्या है? पानी गटकते हुए रोहित ने बेपरवाही से पूछा। क्या तुम अपनी माँ को ले आए? तो रोहित रुखाई से बोला, मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं। आरती की बात अधूरी रह गई कि डोरबेल फिर बज उठी। आरती को वहीं खड़ा छोड़कर रोहित दरवाजा खोलने चला गया। शर्मा अंकल आइए, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। शर्मा अंकल सुनकर आरती चौंक उठी। इन्हें रोहित ने क्यों बुलाया है? आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? हाँ रोहित बेटे बताओ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? सब ठीक ठाक है ना? शर्मा जी ने बैठते हुए रोहित से पूछा। जी अंकल, अभी बताता हूँ, पहले कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए, कहकर रोहित पानी लेने चला जाता है। चाय नाश्ता करने के उपरांत रोहित माँ और आरती दोनों को वहीं बुला लेता है। शर्मा जी सशंकित भाव से पूछते हैं कि कहीं आरती और रोहित के मध्य तकरार इतनी अधिक तो नहीं बढ़ गई कि तलाक की नौबत आ गई? आरती तपाक से बोल उठी, इतनी आसानी से तलाक नहीं दूंगी। इन दोनों को बहुत खून के आंसू न रुलाए तब देख लेना। किंतु रोहित ने शांत भाव से ही कहना प्रारंभ किया। अंकल, कुछ पेपर तैयार करवाने हैं जिसमें माँ की वसीयत के अनुसार माँ मुझे और अपनी बहू तथा मुझसे संबंधित किसी भी व्यक्ति को अपनी सभी संपत्ति से बेदखल कर देंगी। क्या? सभी एक साथ चौंक गए। और उस संपत्ति में गांव की संपत्ति और यह घर भी शामिल है, और उसमें यह घोषणा भी अवश्य रहे कि आगे से उनका मुझसे कोई भी संबंध नहीं है। अपने कार्यों के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ। माँ का उससे कोई भी लेना देना नहीं। रोहित ने कहना जारी रखा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है बेटा? इससे अच्छा तो मैं गांव में ही अच्छी थी, आरती तपक कर बोली।
अब आंसू बहा रही हो, सारी बिस्बेल तुम्हारी ही बोई है। बेटी मैं इस बुढ़ापे में संपत्ति का क्या करूंगी? मैंने सारी जिंदगी तेरे लिए ही बिता दी बेटा, अब इस बुढ़ापे में मुझे खुद से दूर ना कर बेटे। माँ का सुबकते हुए आंसू पोंछने लगी। सारी जिंदगी मेरे लिए बिता दी और मैं इस बात बुढ़ापे में भी आपको 2 रोटी और सम्मान का जीवन न दे पाऊं। मुझे आपकी खून पसीने की कमाई का उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं है। रोहित भाव शून्य सा कहता गया, मुझसे बड़ा अभागा कौन बेटा होगा? माँ, जो अपनी माँ को प्रेम भी करता है और उससे बात भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश के कानून के अनुसार केवल लड़की ही प्रताड़ित होती है और सभी ससुराल वाले उस पर अत्याचार करते हैं। मुझ जैसे मजबूर बेटे और तुम्हारे जैसी माँ के अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है। मेरे दुर्भाग्य की छाया तुम्हारे ऊपर ना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये घोषणा कर दो कि तुम्हारा मुझसे कोई नाता नहीं है। कहकर रोहित शांत हो गया। शर्मा जी की अनुभवी नजरें परिस्थिति को भांप चुकी थीं। उन्होंने ठहराव के साथ कहना प्रारंभ किया, हाँ रोहित, संपत्ति से बेदखल तो कर ही दिया जाएगा, लेकिन इनका कोई ना कोई वारिस तो नियुक्त करना ही पड़ेगा। जी अंकल, मैंने वह सब सोच समझ रखा है। एक वृद्धाश्रम इस घर में बनाया जाएगा और माँ के न रहने पर भी यह एक वृद्धाश्रम ही रहेगा। और अंकल, मैं चाहता हूँ कि कागज आज या कल तैयार हो जाएं। सभी हतप्रभ से रोहित को देखते रह गए। चलो आरती, जो कुछ भी हमारी कमाई का है पैक कर लो, अगर मेरे साथ रहना चाहो तो, और अगर नहीं तो कोर्ट के रास्ते तुम्हारे लिए खुले ही हैं। मैं तुम्हारे हर फैसले मानने को तैयार हूँ। और हाँ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया कि हम माँ के साथ नहीं रहेंगे। आरती हतप्रभ रह गई। उसे इस तरह से पासा पलटने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। शर्मा अंकल ने रोहित को सुझाव दिया कि 2-4 दिन सोच समझकर आपस में बातचीत कर कोई आपसी हल निकाला जाए तो बेहतर होगा। आरती ने झट हामी भर दी, किंतु रोहित जल्दी से जल्दी पेपर तैयार करवाना चाहता था। उसे भय था कि कहीं आरती कोई नई समस्या ना खड़ी कर दे। आरती ना तो सास के साथ रहना चाहती थी और ना ही संपत्ति छोड़ना चाहती थी, और वास्तविकता यह भी थी कि मायके में माँ तो हर अच्छी बुरी बात में पुरजोर समर्थन करती थी, किंतु भाभी के सामने आरती अपनी बात नीची नहीं करना चाहती थी। वो तो बस रोहित को डरा धमका कर अपना राज चाहती थी। लेकिन अब मामला बिगड़ चुका था। बहुत सोचने के बाद भी आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रोहित अपनी ही बात पर अडिग था। आरती रोहित के ऑफिस से लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ऑफिस से रोहित नहीं किसी का फोन आया कि रोहित को हार्ट अटैक आया है और उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। सुनकर आरती घबरा गई। उसने सबसे पहले अपनी माँ और भाई को फोन किया, भैया रोहित को अटैक आया है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ और कुछ रुपए भी साथ ले आना। आशा के विपरीत भाई का जवाब आया, मैं पहुंचता हूँ, लेकिन रुपए का इंतजाम नहीं हो पाएगा। कहकर भाई ने फोन रख दिया। आरती छली सी रह गई। अपने मायके और भाई के लिए वह अक्सर ही रोहित से झूठ बोलकर कुछ न कुछ करती ही रहती थी। कपड़े, छोटे मोटे सामान से लेकर रुपए पैसे तक भी उसने रोहित से आंख बचाकर उनको दिए। आरती ने क्रेडिट कार्ड रखा और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। सास को उसने कुछ भी नहीं बताया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। हॉस्पिटल में रोहित के स्टाफ के ही 2 लोग थे जो रोहित को हॉस्पिटल लाए थे। उन्होंने बताया कि रोहित कुछ दिनों से काफी परेशान रहता था और आज अचानक उसकी छाती में तेज दर्द उठा और वह बेहोश हो गया। अभी डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी आरती के माता पिता और भाई भी आ गए। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और बताया कि रोहित अभी खतरे से बाहर नहीं है, अभी कुछ इंतजार करना होगा, सर्जरी भी करनी पड़ेगी। अब आरती के सामने रुपए के इंतजाम का संकट आ खड़ा हुआ। रोहित के अकाउंट में जो रुपए थे वो पर्याप्त नहीं थे। उधर भाई भाभी को इस बात का पता चल गया था कि रोहित को उसकी माँ ने संपत्ति से बेदखल कर दिया है। जब आरती ने भाई से कहा तो भाई कहने लगा, देखो आरती, पहले तो तुमने अपने ससुराल को अपना घर नहीं माना। पति के साथ प्यार और समझदारी से रहने के बजाय तुम उसे लगातार डराती रही, अपने घर में क्लेश करती रही। अब अपनी भाभी को देखो, वो कितनी खुशी से सबके साथ रहती है। मम्मी पापा के साथ रहने से वो भी मना कर सकती है, लेकिन वो समझदार है। तुम्हें परिवार के मूल्य का नहीं पता। आज हमारा पूरा परिवार यहाँ है, किंतु तुमने अपनी सास को बताना भी जरूरी नहीं समझा कि उनका बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अब अगर रोहित को कुछ हो जाता है तो सास के साथ तो तुम रहने से रही, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तुमने अपना घर तो बिगाड़ ही लिया, भाई की गृहस्थी का भी तुम्हारी नजर में कोई मोल नहीं होगा।
आरती शर्म से गड़ी जा रही थी। आंसू चुपचाप से उसकी आंखों से बह रहे थे। आज उसकी माँ भी बेटे के आगे कुछ नहीं बोल पाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।